हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज हम अपनी सी लैंग्वेज की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सी के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सी कब डेवलप की गई थी? 1972 में। कहाँ पे डेवलप हुई थी? AT&T लैब्स में। उसके बाद किसने डेवलप किया था इसको? उसका नाम था डेनिस। ठीक है, डेनिस रिची नाम था उस पर्सन का। उसके बाद पूछा था इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा था? उसको बोलते हैं हम C89। कब जो करंटली कौन सा चला है वो हमारा है C17। ठीक है, C70 अभी हमारा करंटली वर्जन चला है सी का। ये कुछ इसके बेसिक्स आ गए। उसके बाद इसको और क्या बोला जाता है? इसको मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको, सी को। उसके बाद जो हमारी सी है ये किस तरह की लैंग्वेज आती है? ये हमारी आती है मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज आती है। कई बुक्स में इसको लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है, पर एक्चुअल में अगर आपको एग्ज़ाम में मिड लेवल ऑप्शन में दिया होगा तो आप उसको टिक करें, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी सी लैंग्वेज है किस तरह की लैंग्वेज है? मिड लेवल लैंग्वेज। कि जो भी इसका फॉर्मेट है, ठीक है, जो भी इसका फॉर्मेट है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? जो हमारी लो लेवल की प्रोग्रामिंग होती थी प्लस हाई की प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक, उन दोनों का क्या ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसलिए। उसके बाद ये पूछा जाता है कि किस तरह की लैंग्वेज है, ऊप्स है कि स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी प्रोसीजर, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कुछ इसके बेसिक्स हैं सी के। उसके बाद यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है सी में कि हमारा कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या करता है? जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है? जो ह्यूमंस के द्वारा लिखा गया कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और कंपाइलर क्या करता है? एक वंस इन अ टाइम, ठीक है, एक ही बारे में उसको इनपुट लेता है एज इनपुट। ठीक है, उसको एज इनपुट लेता है कंपाइलर। उसको क्या करता है? उसका बाद में क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, जो मशीन लेवल कोड बोलते हैं उसको, 0101 की फॉर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या काम होता है? कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ए प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट सी कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। और कंपाइलर क्या है, एक बार ये पूछ लेते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ट्रांसलेटर की कैटेगरी में आता है, जो मैंने पिछले चैप्टर में देख लिया था। उसके बाद कंपाइलर जब अपना ऑब्जेक्ट कोड देता है उसके बाद एक और चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर बोलते हैं। लिंकर में क्या होता है? जैसे हम अभी पढ़ेंगे, जैसे हम हैश इंक्लूड, जब भी प्री प्रोसेसिंग के कुछ फाइल्स या हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे ये एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, तो जब भी हम इस तरह की फाइल्स को इंक्लूड करते हैं तो जो ये फाइल होती है, ठीक है, ये फाइल मान लो एक जो stdio.h एक बहुत बहुत ज़्यादा लंबी एक फ़ाइल है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे सोर्स कोड वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? अपने जो हमने खुद का कोड बनाया था उसमें हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं। तो जो अटैचिंग की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकर बोलते हैं। वो किसकी हेल्प से किया जाता है? लिंकर की हेल्प से किया जाता है। इसको हम आगे देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद एक लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी में क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम अपने कोड में यूज़ करते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारे रूटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोग्राम होते हैं। ये हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद जैसे ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले कहता है वर्ड प्रोसेसर, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ टर्बो सी या C++ बोलते हैं उसको, उसमें अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे अपना मैं कोड लिख सकता हूँ, उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी मैं कोड लिखूँगा उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल। तो मैंने जो भी सोर्स फाइल लिखी, ठीक है, वो सोर्स फाइल कहाँ जाएगी? जब मैं उसको, जैसे मतलब ये शॉर्टकट पूछी जा सकती है Ctrl+9। इससे हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। तो जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, अगर मान लो मेरा कोड में कोई एरर नहीं है,
ठीक है, तो वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई एरर है तो वो किस में चला जाएगा, अनसक्सेसफुल में चला जाएगा, और यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट कर देगा कि आपको इस लाइन में या इस लाइन में कुछ एरर है, आप कृपया करके उसको ठीक कर लें। अगर मान लो वो सक्सेसफुल हो गया, तो सक्सेसफुल होने के बाद हमने पढ़ा था क्या देता है वो कंपाइलर, हमें ऑब्जेक्ट कोड देता है। ठीक है, अभी हमें क्या है, उसने क्या दिया, ऑब्जेक्ट कोड दिया। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई सेकंड स्टेप पे, क्या आता है, लिंकर। लिंकर क्या करता है कि जो भी हमारी लाइब्रेरीज के अंदर फाइल्स जो हमने ऐड की होंगी कोड में, उसको उसका जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होगी उसको अटैच करेगा हमारी कोड के साथ। तो उसको जैसे ही वो अटैच करेगा अपने कोड के साथ, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक EXE कोड, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, फिर वही EXE कोड हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए Alt+F5, ठीक है, ये शॉर्टकट्स पूछी जा सकती हैं टर्बो CC की। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट आ गया, यही सारा हमने क्या किया, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने का काम किया। कि सबसे पहले हमारा क्या करता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसको हम एडिट या भी कुछ लिखते हैं, जैसे ही उसको हम सेव करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सोर्स फाइल बोलते हैं अपनी। जब भी हम एडिट में कुछ भी काम कर रहे हैं, वो क्या होती है, हमारी सोर्स फाइल होती है। तो सोर्स फाइल बनने के बाद क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल में अगर मान लो कि कोई एरर आ गया, ठीक है, एरर आ गया तो वो क्या करेगा, अगर एरर आ गया तो वो हम फिर से उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। अगर एरर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसको लिंकर के पास भेज देंगे। लिंकर क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर ने जनरेट किया होगा ऑब्जेक्ट कोड, इसको लिंक करेंगे। लिंक करने का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअली में हमने कोड लिखा है और जो हमारी हेडर फाइल्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद जो हमारा एक एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा, ठीक है, जैसे ये हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर फिर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद अगर मान लो यूज़र का जो भी रिज़ल्ट है वो ठीक हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा प्रोग्राम ठीक है। अगर प्रोग्राम ठीक नहीं है तो फिर यूज़र के अकॉर्डिंग कुछ गलती होगी तो यूज़र फिर उसको यहाँ पे ठीक कर सकता है, मतलब प्रोग्राम उसको फिर से ठीक कर सकता है। ठीक है, ऐसे से वो प्रोग्राम एक्चुअल में वर्क करता है कोई भी सी का। ये क्या है, प्रोसीजर को एक फॉलो कर रहा है वो। उसके बाद आ गया हमारा प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या होता है कि जब भी हमने अपना सोर्स कोड लिखा होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, प्री प्रोसेसर एज अ इनपुट देने का काम करता है। ठीक है, जब हमने अपना सोर्स कोड लिखा होता है उसको एज इनपुट कौन देता है, हमारा प्री प्रोसेसर देता है। इसमें बेसिकली क्या काम होता है, कि बार ये पूछा होता है कि जो भी हमारे कमेंट वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्री प्रोसेसर क्या काम करता है, सबसे पहला काम हो गया उसका इनपुट। ठीक है, इनपुट जो भी हमारा सोर्स कोड होगा एज उसको इनपुट देने का काम करेगा। दूसरा काम करेगा जो भी हमारे कमेंट वगैरह लिखे होंगे ना, ठीक है, रिमूविंग क्या करेगा, कमेंट वगैरह, जो भी हमारे कमेंट वगैरह लिखे होंगे उनको क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा कौन, हमारा प्री प्रोसेसर। कई बार पूछा जाता है इसका जो स्पेशल सिंबल है वो पूछा जाता है, वो कौन सा होता है, हमारा हैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो हम डिनोट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, हैश से डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेसर में ये पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि भाई कि सबसे पहला स्टेप कौन सा वो होता है, तो वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर, क्योंकि यही जो हमारा सोर्स कोड उसको एज ए इनपुट देने का काम करता है, प्री प्रोसेसर। उसके बाद जैसे इसके एग्जांपल आ गए, जैसे हम हैश इंक्लूड लिखते हैं, तो हैश इंक्लूड बेसिकली क्या करता है, हैश इंक्लूड के साथ जो भी हम किसी फाइल का या किसी भी लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, वो क्या करेगा, उसकी सारी की सारी लाइब्रेरीज को अटैच करने का काम करेगा हमारी उसके साथ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो हैश इंक्लूड क्या है, ये हमारा एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या काम करने का काम करेगा, कि जो भी मैंने ये लाइब्रेरी का नाम लिखा, इसके अंदर मान लो थाउजेंड्स ऑफ कोड लिखा होगा कुछ, ठीक है, इसमें अंदर जैसे प्रिंट एफ, ठीक है, ये कुछ इसके बेसिक वो हैं, फंक्शन है जो इसके अंदर लिखे गए हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, तो किसके अंदर लिखे गए हैं, स्टैंडर्ड i.h के अंदर लिखे गए हैं। तो मान लो ये सारे बहुत सारे फंक्शन है, इनको क्या करेगा वो हैश इंक्लूड, ये क्या करेगा, जो भी ये सारे के सारे मतलब उनको ना ऐड करने का काम करेगा हमारा जो हैश इंक्लूड होगा। इंक्लूड का मतलब क्या करते हैं, हम अपने कोड में कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हमारा कोड है 20 KB का बना है, और जो हमारी इंक्लूडिंग की फाइल है वो बहुत बड़ी है, तो मान लो 100 KB की है। तो जो लिंकर क्या काम करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, और जो फाइनल ऑब्जेक्ट कोड होगा वो कितने का होगा, 120 KB। ठीक है, तो एक्चुअल में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 120
KB को, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। उसके जैसे यहाँ पे आ गया हमारी हेडर फाइल, कुछ और एग्जांपल आ गए, जैसे मैथ के लिए क्या होता है सी में मैथ डॉट जो भी हमारे मैथ्स के फंक्शन हो गए, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे मैथ डॉट एच में आएंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड आई डॉट एच, वो मैंने बता दिया, जो भी इनपुट आउटपुट फाइल के रिलेटेड जितने भी फंक्शन लिखे होंगे वो कहाँ लिखे होंगे, स्टैंडर्ड आई डॉट एच के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा हैश डिफाइन। तो हैश डिफाइन हम क्या करते हैं, मान लो कि मुझे कुछ डिफाइन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हैश डिफाइन, मान लो मुझे एक नंबर डिफाइन करना है कि नंबर की वैल्यू है 10, तो मैंने अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पे नंबर लिखा होगा ना, उसके जगह कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 10 के साथ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्या करता है डिफाइन, कि मैंने अब क्या कर दिया, एक नंबर को एक डिफाइन कर दिया पहले से ही, कि जहाँ जहाँ पे मैं नंबर को यूज़ करूँगा तो वहाँ वहाँ पे क्या करेगा कंपाइलर, उस नंबर को कट करके उसकी जगह रिप्लेस क्या कर देगा 10, क्योंकि इसकी नंबर की एक्चुअल वैल्यू मैंने पहले डिफाइन कर दी है किसमें, प्री प्रोसेसर में, कि उसकी नंबर की वैल्यू कितनी होगी 10। इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया वो सारा ही टास्क, कि सबसे पहले क्या होता है हमारा एडिटर, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली डिस्क के साथ लिंक होता है। उसके बाद प्री प्रोसेसर मैंने बता दिया कि कमेंट को रिमूव करते हैं और जो भी हमारी सोर्स फाइल होती है उसको एज इनपुट देने का काम करता है। फिर कंपाइलर, कंपाइलर के 6 फेजेस होते हैं। इसमें क्या करता है कि जो भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और डिस्क में मतलब साथ साथ में डिस्क में वो सेव होता रहता है। उसके बाद हमारा लिंकर, लिंकर मैंने बताया था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड आया होता है ना कंपाइलर का, उसको लिंक करता है जो भी इसकी लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है, जैसे प्री प्रोसेसर की कुछ भी लाइब्रेरी, जैसे एस टी डी आई डॉट एच, इस ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो इसमें लाइब्रेरी में हमें पता है बहुत सारा कोड कुछ लिखा होगा, तो इस कोड को अटैच करने का काम करेगा हमारा जो कंपाइलर का कोड आया होगा, इसके साथ कौन अटैच करने का काम करेगा, लिंकर, ठीक है। लिंकर के बाद एक थर्ड स्टेप आता है, उसको बोलते हैं हम लोडर। लोडर क्या करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट कोड बना होता है या फिर EXE कोड बना होता है, उसको क्या करता है, वो जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसमें लोड करने का काम करता है। ये क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट, मतलब जो हमारा CPU कहाँ से लेता है प्रोग्राम, उसको मेन मेमोरी से लेता है, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी, प्रोग्राम की मेन मेमोरी से लेता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से लेता है, सॉरी। उसके बाद हमारा CPU, ठीक है, CPU में की प्राइमरी मेमोरी से जो भी, जैसे मान लो कि मैंने कुछ कोड लिखा है जो लोडर ने यहाँ पे लोड कर दिया, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी है, तो वो 1 बाई 1 किसके पास जाएंगी, CPU के पास जाएंगी फॉर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के बाद वो कुछ रिजल्ट होगा वो हमें डिस्प्ले करेगा। ये एक्चुअल में पूरा का पूरा स्टेप ऐसे चलता है, कोई भी एक प्रोग्राम चलता है सी में, प्रोसीजर में चलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर आ गया, जो भी हम कोड वगैरह होता है कोई सी भी लैंग्वेज का, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर आ गया उसका। जैसे यहाँ पे ये क्या है, कमेंट लिखा हुआ, ठीक है। कमेंट कितने 2 टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन, ठीक है, इस तरह का होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, अमन 1 2 3 4, ठीक है, तो ये किस में रिमूव होगा, कई बार ये पूछा जाता है, तो ये कौन स्टेप रिमूव करता है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको रिमूव करने का काम करेगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारा आ गया, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। उसका नेक्स्ट जैसे हमारा आ गया, ये आ गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। और जो इस तरह का होता है स्टार, और जैसे ये लिखा है स्टार, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। ये 2 तरह के कमेंट होते हैं। कमेंट का मतलब है कि कंपाइलर क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, डायरेक्टली इग्नोर कर देगा। और इग्नोर कहाँ पे या फिर किस स्टेप में रिमूव करते हैं, मैंने ये बता दिया, वो इम्पोर्टेंट है, किस में करता है, प्री प्रोसेसिंग में। उसके बाद सबसे पहला तो हमें लग गया, पहले हमने देख लिया कमेंट देख लिया। उसके बाद आ गया हमारा हैश इंक्लूड, ठीक है। हैश इंक्लूड मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब ये stdio.h क्या है, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर मैंने बता दिया, लाइब्रेरी के अंदर
कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन लिखे होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमने ये यूज़ किया ना प्रिंट एफ फंक्शन, एक्चुअल में ये कहाँ पे इसकी स्टेटमेंट कहाँ डिफाइन की गई है, वो इसके अंदर डिफाइन की गई है, ठीक है, कि प्रिंट एफ एक्चुअल में क्या काम करेगा, वो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, तो वो कहाँ पे लिखा गया है, जो ये लाइब्रेरी होती है स्टैंडर्ड आईओ टच लाइब्रेरी, इसके अंदर लिखा गया होता है इसका, इसकी स्टेटमेंट कि एक्चुअल में ये क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसको हम ऐड नहीं करेंगे तो ये हमें एरर देता है, एक प्रोटोटाइप एरर, ठीक है, प्रोटोटाइप एरर प्रोवाइड करता है अगर हम इस फाइल को ऐड नहीं करेंगे और हम प्रिंट एफ डायरेक्टली लिखेंगे, तो ये क्या एरर देगा, हमें प्रोटोटाइप एरर देगा, क्योंकि इसको मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं होगा कि ये प्रिंट एफ एक्चुअल में क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको इसकी स्टेटमेंट ही नहीं पता होगी ये एक्चुअल में क्या काम करने का काम करता है, तो ये हमें क्या देगा, प्रोटोटाइप एरर प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है, कंपाइलर हमें एरर देगा कि इट मस्ट हैव, ये बोलेगा कि प्रिंट एफ फंक्शन मस्ट हैव अ प्रोटोटाइप, क्योंकि इसको पता ही नहीं है एक्चुअल में प्रिंट एफ फंक्शन करता क्या है, कि ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो उसको सबसे पहले हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, और ये एक स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर चलता है कि सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद जो भी हमारे ग्लोबल, ठीक है, दो तरह के एक वेरिएबल होते हैं, एक लोकल होते हैं, लोकल या फिर ग्लोबल बोलते हैं उनको, ठीक है, लोकल क्या होता है, जो किसी फंक्शन के अंदर लिखी गई, जैसे हम पढ़ेंगे मेन फंक्शन पढ़ेंगे, तो मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखा होगा, वेरिएबल डिफाइन किया होगा, जैसे मान लो मैं कर देता हूँ इंट ए करके, तो इंट ए मेरा क्या है इस टाइम पे, लोकल लोकल वेरिएबल है, और मेरा इंट जेड क्या है, ये एक मेन फंक्शन के बाहर है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, लोकल होता है किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया होता है वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो एक फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया होता है। अगर हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, आगे उसके बाद आ गया हमारा मेन फंक्शन, इसका थर्ड पार्ट, मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें पूछा होता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, सी की एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन स्टार्ट होती है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी मेन फंक्शन के स्टार्टिंग जो डाटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप विद मेन फंक्शन कौन होता है हमारा, इंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद ये हमारी मेन फंक्शन के अंदर ही हमने एक चीज़ यूज़ किया वॉइड, ठीक है, वॉइड क्या होता है कि इसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, मतलब एम्पटी होता है, कई बार ये पूछा जाता है कि वॉइड हैविंग एनी वैल्यू और इट इज़ एम्पटी, तो ये क्या होता है एम्पटी, या फिर इसको जीरो बाइट लिखा होता है, ठीक है, क्यों होता है, कुछ भी मेमोरी नहीं लेता। उसके बाद आ गया हमारा बिगिन ये स्टार्ट होना, जब हम सी लैंग्वेज लिखते हैं तो उस करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। अब प्रिंट एफ बेसिकली क्या काम करता है कि जब भी हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे प्रिंट एफ का जो सिंटैक्स है वो ऐसा है, प्रिंट एफ ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, ये क्या इसका सिंटैक्स है, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ को, ठीक है, सिंटैक्सिस को हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे वो पहले से डिफाइन किए गए हैं। मान लो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ अमन, ठीक है, अमन लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रिंस लिख देता हूँ, तो जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या करेगा, मुझे जो मेरी आउटपुट स्क्रीन होगी, ठीक है, जैसे इसको जैसे ऑब्जेक्ट कोड सब कुछ जो कंपाइल करके लिंक करके बाद में लोडर उसको लोड करके जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, एग्जीक्यूशन के बाद जब ये इस स्टेटमेंट पे आएगा तो ये करेगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे प्रिंट करेगा अमन और साथ में करेगा प्रिंस, ठीक है, अमन और प्रिंस को प्रिंट कर देगा, जैसे ये यहाँ पे, जैसे ये देखो ये इसने प्रिंट करके बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है, हेलो ने क्या किया, यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों लगाई है, बैक स्लैश एन इसलिए लगाई गई है कि जो भी हेलो के आगे लिखा गया होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन से लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पे है ना नेक्स्ट लाइन में, पर ये कंपाइलर को कैसे लगेगा पता, कंपाइलर को इसको जैसे कंपाइलर को ये वो मिला सिंटैक्स मिला कि बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन जैसे इसको मिला
तो उसने क्या किया, वो समझ गया कि जो भी इसके आगे लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू लाइन करेक्टर बोलते हैं। जो हमारा बैक स्लैश है ना, वो काफ़ी सारे हम आगे पढ़ेंगे इनको, इसको क्या बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हम जिस भी सिंटेक्स मतलब उसके आगे लिखा गया होगा ना ये बैक स्लैश एन करके, तो उसकी जो भी आगे की चीज़ होगी वो कहाँ लिखी जाएगी, नई लाइन में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे हेलो है, हेलो के आगे लगाया है तो इसका मतलब है कि हेलो के बाद का जो भी लिखा जाए, हेलो के बाद क्या लिखना जाता है, वेलकम टू थर्ड ईयर, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अगर ये नहीं लिखा होता, बैक स्लैश एन नहीं लिखा होता, तो ये सारा कहाँ पे लिखा गया होता, यहाँ पे हेलो के साथ ही लिखा होता वेलकम टू थर्ड ईयर मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ था एक ही लाइन में। ठीक है, तो इसको इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, एक न्यू लाइन करेक्टर को। उसके बाद आगे हमारा लास्ट क्या है, ये बेसिकली रिटर्न ज़ीरो है। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो हमने तो यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे अभी ये फंक्शन हमें, क्योंकि मेन फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये मेन फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंट क्या है, डाटा टाइप, इंट कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इंट रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब है कि ये करेगा कि कुछ भी वैल्यू इसको मतलब रिटर्न करने का, मतलब कुछ इसकी कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। बेसिकली रिटर्न ज़ीरो का मतलब यही होता है कि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं इंट नहीं लिखना हो तो आप इंट की जगह क्या लिख सकते हो, वाइड लिख सकते हो, वाइड मेन। वाइड मेन का काम भी वही होगा, पर वाइड मेन में हम रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, वाइड मेन जैसे हमने यहाँ पे इसकी जगह वाइड मेन लिखा ना, तो वाइड क्या होता है, कुछ भी मतलब मेमोरी नहीं लेता है, और ये बताने का काम करता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा वाइड। तो हम वाइड को भी आगे देखेंगे कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। उसके बाद कुछ रूल्स आते हैं सी के, कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ गया कि सी के कुछ रूल में, सी की हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे मैंने क्या कर दिया, उसका डाटा टाइप को INT कर दिया, पर एक्चुअल में उसका डाटा टाइप है इंट करके। अगर मैंने कैपिटल में INT कर दिया तो ये क्या होगा, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा कि ये क्या है, तो ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा। तो सी की हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स होंगे, जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होंगे, सारे के सारे किस में होंगे, लोअर केस में होंगे। ठीक है, और जो भी हमारे ब्लॉक, ठीक है, जैसे मैंने पहले बता दिया मेन फंक्शन का ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है, एक ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, ब्लॉक क्या है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मतलब मैंने ये एक बना दिया मेन फंक्शन का ये कुछ ब्लॉक है, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा ना, वो सारा का सारा मेन के अंडर ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट, ऐसे ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो किसके अंदर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आएगा। उसके बाद हमारी सी की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको हम कहीं से बिगिन कर सकते हैं और कहीं से भी मतलब वो कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। और हर स्टेटमेंट को हम क्या ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, सेमी कोलन। ठीक है, जैसे मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं लगाई होती, ठीक है, ये चीज़ नहीं लगाई होती, तो कंपाइलर क्या मुझे एरर देता, सिंटैक्स एरर, क्योंकि वो उसके जो स्टेप्स चलते हैं, उसके कितनी 6 स्टेप्स होते हैं, उसमें एक स्टेप होता है सिंटैक्स एनालिसिस का। तो सिंटैक्स एनालिसिस में वो सिंटैक्स चेक करता है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेमीकोलन। ठीक है, इसको ब्रेक करने मतलब एक जैसे हम लिखते हैं ना कि ही इज़ गोइंग, इंग्लिश में ही इज़ गोइंग, तो ही इज़ गोइंग के आगे हम डॉट लगाते हैं। तो इस तरह ये क्या इंग्लिश का सिंटैक्स रहेगा, तो इस तरह इसमें सी में भी इस तरह का सिंटैक्स है कि अगर आपको एक अलग यूनिक स्टेटमेंट बतानी है तो आपको उसको सेमीकोलन से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको क्या आएगा, एरर जनरेट करेगा। और इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे वाइट स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वाइट स्पेसेस, ब्लैंक, टैब, न्यू लाइन, कमेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इग्नोर्ड होते हैं कंपाइलर के द्वारा। उसके बाद आगे हमारा कि जो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे ये लिखा है ना इंट एक्स, ये इंट स्पेस एक्स, ठीक है, मतलब एक का गैप दिया है इसमें। ठीक है, एक करेक्टर का गैप समझ लो आप। ठीक है, तो मतलब एक बेसिकली एक गैप होना चाहिए। अगर मान लो मैं इसको इंट एक्स करके साथ में लिखूँ तो कंपाइलर मेरे को एरर प्रोवाइड करेगा कि आपने एक ये मतलब किस तरह का डाटा है ये। ठीक है, अगर इस तरह का लिखा होगा तो कंपाइलर समझ जाएगा ये एक्स क्या है, वेरिएबल है,
जो किस तरह का डाटा होल्ड करेगा, इंटीजर डाटा होल्ड करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे डाटा टाइप में। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारा आ गया वाइट स्पेसेस। ठीक है, वाइट स्पेसेस मतलब ये सारे के सारे जितने भी होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर होगा ये यूज़ नहीं करेगा एज ए लिटरल। उसका कमेंट आके दो तरह के होते हैं। उसके बाद सी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे स्मॉल केस, वो सारे मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ओवरव्यू था इसका कि सी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है, क्या क्या होता है इसमें। उसका यहाँ पे बेसिकली नॉलेज टेस्ट करने के लिए बोला है कि यहाँ पे सी का वैलिड प्रोग्राम कौन सा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, जो भी हम लेवल हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट एच होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया, यहाँ पे डॉट सी लिखा है, तो यहाँ पे डॉट एच ठीक है। और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर, ये भी ठीक है। इंट मेन, इसके अंदर प्रिंट, प्रिंट कोई फंक्शन नहीं होता है सी में, कौन सा फंक्शन होता है हमारा, प्रिंट एफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया। उसके बाद हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आई डॉट एच, ठीक है, ये लाइन तो ठीक है। मेन, ठीक है, प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ये यहाँ पे सेमीकोलन सिंटैक्स भी ठीक है। रिटर्न जीरो, ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सी एरर है। इसमें हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आई डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ड, ठीक है, रिटर्न जीरो और सेमीकोलन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर ठीक है इन दोनों के। ठीक है, इसमें मेरे को कुछ एरर तो दिख नहीं रहा है। अच्छा सॉरी, इसमें एक एरर है। इसमें क्या एरर है, इसमें इसकी जो स्टार्टिंग ब्रेसेस हैं वो नहीं यूज़ किए हैं। ठीक है, इसका ये ब्लॉक का जो स्टार्टिंग है इसको यूज़ नहीं किया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है और ये आंसर एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास एक ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है मेरे पास, मेमोरी 1000, 1002, 1003, 1004, ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, ये मेरी कुछ मेमोरी है। अब जैसे मैं कुछ कोड लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वेरिएबल, वेरिएबल के क्या मतलब होगा कि मैं इनमें से किसी भी लोकेशन को कुछ नाम प्रोवाइड करने का काम करूँगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका क्या बोलते हैं वेरिएबल को, आई नीड अ मेमोरी लोकेशन वेयर आई कैन यूज टू स्टोर वैल्यू एंड चेंज इट ड्यूरिंग रन टाइम। वेरिएबल क्या होता है कि मुझे एक मतलब नेम गिवन टू, सिंपली होता है इसकी डेफिनेशन होती है नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जैसे ये मेमोरी लोकेशन है बहुत सारी, तो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि मैं एक लोकेशन लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है, इंट, कि ये लोकेशन किस तरह का डाटा स्टोर करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंट ले लिया उस तरह का डाटा टाइप, यहाँ पे इंट ए कर दिया। तो मान लो जो मेरा ए है एक्चुअल में वो क्या है 1000, पर मुझे 1000 बार बार ये यूज़ करना पड़ेगा। मुझे सिंपली क्या, मुझे क्या पता होगा कि ए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ए मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया 1000 का नाम क्या कर दिया मैंने अपने अकॉर्डिंग, तो मुझे आसानी रहेगी समझने के लिए, मैंने उसको ए लिख दिया। ठीक है, एक क्या किया, मतलब एक मेमोरी लोकेशन को अपना नाम दे दिया, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब जो भी मैं ए के ऊपर टास्क परफॉर्म करूंगा वो क्या होगा, इस मेमोरी के ऊपर परफॉर्म होगा। जैसे ए के अंदर मैं 20 डाल दूँ, तो इसका एक्चुअल में क्या मतलब होगा, 1000 लोकेशन के अंदर कितनी वैल्यू है 20। ठीक है, ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग किया होगा और मेरे अकॉर्डिंग किया होगा, मैंने ए के अंदर कितनी वैल्यू डाली है 20। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि हमें सबसे पहले उसका रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, वेरिएबल इज अ नेम टू अ रेफरेंस इट व्हेनेवर इट आई नीड। ठीक है, वेरिएबल एक मतलब बेसिकली उस लोकेशन का रेफरेंस है। जैसे 1000 मैंने एग्जांपल लिया था। उसके बाद सेकंड आ गया, उसका कुछ ना कुछ डाटा टाइप होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। जैसे इंट मैंने डाटा टाइप लिया था, ठीक है, इंट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, ये सारे सारे क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ इंट बी करके, तो इंट बी क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, मैंने पहले बताया था। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर मान लो ये इंट बी लिखा होता है ऐसे करके, तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देता।
ठीक है, क्योंकि ये सिंटैक्स करेक्ट नहीं है, तो बोलता है ये सिंटैक्स ठीक नहीं है, उसको समझ ही नहीं आएगी कि इसका स्टेटमेंट है क्या। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा वेरिएबल की जो डेफिनेशन क्या होती है। वेरिएबल की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी कि एक मेमोरी को हम नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वेरिएबल डेफिनेशन मीन टू टेल द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच टू क्रिएट द स्टोरेज फॉर अ वेरिएबल। वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाई द डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप को स्पेसिफाई करता है, एंड कंटेन अ लिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑफ दैट टाइप एज फॉलो। ठीक है, कि हम एक या एक से ज़्यादा डाटा टाइप बना मतलब वेरिएबल बना सकते हैं किसी एक डाटा टाइप के, ये बोलने का मतलब है इसका। जैसे यहाँ पे इसने नीचे एग्जांपल लिए हुए, तो पहले आ गया डाटा टाइप, दूसरा आ गया वेरिएबल नेम। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या होता है हमारे इंट, फ्लोट, कैर, डबल। तो उसके उसके साथ जैसे स्पेस देके जैसे एक्स लिखा है, तो अभी ये एक्स क्या करेगा, मान लो ये कोई लोकेशन है 1000, तो ये अब एक्स किसका नाम दे दिया, मान लो 1000 का नाम मैंने एक्स दे दिया, उसके बाद काउंट आ गया। ठीक है, तो 1002, ये 1002, तो 1002 किसकी मतलब मैंने वो कर दी, 1002 किसकी कर दी, काउंट की। ठीक है, काउंट किसका मतलब एक्चुअल में काउंट किसका नाम दे दिया मैंने, 1002 लोकेशन को नाम दे दिया मैंने काउंट। उसी तरह फ्लोट आ गया, फ्लोट में मैं कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे 2000 ले लेता हूँ। ये तो अब फ्लोट क्या करेगा, जो ए वी जी है, तो ए वी जी का मैंने क्या नाम दे दिया, 2000। ठीक है, एक्चुअल मैं अपने अकॉर्डिंग ए वी जी यूज़ करूँगा और सिस्टम अपने अकॉर्डिंग 2000 उस चीज़ को यूज़ करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं वेरिएबल। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसका है हमारा एक डाटा टाइप आगे। ठीक है, डाटा टाइप हम कल देखें, इनको इनको फुल डिटेल में हम कल समझेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ये बेसिक्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव क्या होते हैं, यूज़र डिफाइन क्या होते हैं, और एमपीटी क्या होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल्ड का कंसेप्ट है, इसको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।